मनोज यादव साहब, वोट जिहाद के बगैर क्या समाजवादी पार्टी का काम नहीं चलेगा? उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जब तक वोट जिहाद की बात नहीं होगी, जब तक हम एक कम्युनिटी को केटर नहीं करेंगे, तब तक हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, या हमारी सियासी जमीन खिसक जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो। देखिए पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी संविधान के दायरे में रह के काम करती है। अगर हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के नेता ने संविधान के खिलाफ जाके कोई काम किया है तो मैं अनुरोध करूंगा कि बीजेपी को लोग घर में न बैठे, वो तत्काल जाए, चुनाव आयोग से शिकायत करें और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसको करें। अब आता हूं मैं अपने पत्र पे, क्योंकि हमारी गठबंधन की साथी जो है पूजा त्रिपाठी जी ने उस बात को रख दिया, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है कि बीजेपी के गुंडे, वर्दीधारी गुंडे, किसी भी हमारी बहन बेटी, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो या किसी और समाज की हो, उसके साथ आई कार्ड चेक करने का नया नियम ना निकालें। बिल्कुल स्पष्ट सी बात, क्योंकि हम चुनाव आयोग के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, हम बीजेपी के एजेंट और गुंडों के साथ चुनाव नहीं कराना चाहते। अगर कोई बुर्का पहन के जा रहा तो पीठासीन अधिकारी भी रहता है और जहां तक पॉसिबिलिटी होती है एक महिला भी अंदर रहती है और पार्टियों के एजेंट भी रहते हैं, तो उनको यह पता होता है कि ये वोट फर्जी है अथवा नहीं है। ये वहां के एजेंट, बूथ एजेंट की जिम्मेदारी होती है पीठासीन अधिकारी से क्लेम करने का कि ये महिला जो बुर्का पहन के आई है ये वोटर है कि नहीं, इसकी आईडी कार्ड, इसका चेहरा जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी बातें उनकी हैं। अब ये वर्दी वाले गुंडों को किसने अधिकार दे दिया कि वो बाहर करके कहेंगे कि ये आधार कार्ड नहीं लगेगा? इनको कौन सी ट्रेनिंग चुनाव आयोग ने दी है भाई? ठीक है, वर्दी वाले गुंडे बैठ के वहां पे करेंगे गुंडाई और फिर हमको कहा जाएगा तुष्टीकरण कर रहे हैं। गजब बात है। हम अन्याय पूर्णिमा मिश्रा के खिलाफ होगा तब भी हम बोलेंगे, और बोला है उत्तर प्रदेश में, बोला एक बार नहीं 100 बार बोला है। जब ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ तो कौन खड़ा हुआ? पूर्णिमा जी, मुझे कम से कम 20 साल हो गए वोट डालते हुए, 20 साल से ज्यादा कई समय, 25 मान लीजिए, 25 साल से मैं वोट डाल रहा हूं। आज तक मेरा वोट, चूंकि मेरा गृह जनपद बाराबंकी है, वहां पे जब मैं वोट डालने जाता हूं तो कभी भी मुझे, कभी भी मतलब नो एनी टाइम, कभी किसी पुलिस वाले ने मेरा आई कार्ड नहीं चेक किया। लेकिन जो एक नई परंपरा आपने देखी है, और खासकर उपचुनाव में, पुलिस वाला सीओ खड़ा हो जाएगा, दरोगा खड़ा हो जाएगा और वो बाहर आप सकेगा आईडी कार्ड दिखाओ, और कोई अगर हमारा मुस्लिम भाई हुआ, कोई अगर बुर्का पहने हुए, बुर्का नसी कोई महिला हुई तो नोमानी और अजहरी को लेकर क्या ख्याल है आपके मनोज जी? जी, नोमानी और अजहरी को लेकर आपके क्या ख्याल हैं? या अबू आजमी के सपोर्ट को कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को हम देख लेंगे, इस पर मनोज जी का क्या कहना है? मैं बिल्कुल प्रतिक्रिया देना चाहूंगा, लेकिन जो आरोप मुझ पे लगाए गए वो सारे आरोप समाजवादी पार्टी पे बेबुनियाद तरीके से मौजूदा सत्ता ने लगाए। जिस किसी व्यक्ति ने संविधान के दायरे से अलग बात कही है, उस व्यक्ति के खिलाफ इस देश में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसको राइट है, संवैधानिक दायरे के तहत उसको कहने का अधिकार है तो वो कहे, अगर नहीं है तो फिर वो कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से इस तरह की चीज हो। और दूसरी बात, बीच में कोई टिप्पणी न करे, अंतिम लाइन अपनी बात कह दे रहा हूं, सबसे पहली कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं कि आपने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? वो खुलेआम मंच से हिंदुओं के माताओं के दूध को ललकार रहा था, उसमें क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? यहाँ बैठ कर ज्ञान बांट रहे हो। कौन सी कार्रवाई? नहीं, आपके अबू आजमी ने जिस प्रकार से हिंदुओं के दूध को, माओ के दूध को ललकारा था, उसमें क्या कार्रवाई की आपने? भांग खा के सो रही है क्या? अरे तुम भांग खा के सो रहे हो क्या भैया? स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद तब भी भांग खा के सो रहे थे, अब भी भांग खा के सो रहे थे क्या? मीरा नाची थी, तुम नाचे बिन घुंघरू के, क्या वहां कथक कर रहे हो क्या? जाओ भाई, तुम यहाँ का घंटा हिला रहे हो बैठकर टीवी पर। एक सेकंड सर, एक मिनट, इस तरीके से नहीं प्लीज। वैसे तो तुम लोग यहाँ पर चिट्ठी बांट दोगे चुनाव आयोग को, और जिस समय में असलियत में कार्रवाई की बात आती है तब तुम्हारे मैथिल साहब, पैर में पायल बांध लेते हो भैया। मैथिल साहब प्लीज, आप जानते हैं मैं इस लैंग्वेज का डॉन हूं, मत करिए। नहीं आप मत करिए, एक सेकंड, ठीक है मनोज जी,
मनोज जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं इस तरीके की लैंग्वेज को सर अपनी डिबेट में एंडोर्स नहीं कर सकती हूँ। मैं आपसे सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मनोज जी, कौन भांग खा के बैठा? एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज प्लीज। जैसे पीतल के ऊपर वो पतरा चढ़ा हुआ होता है ना, धीरे धीरे अभी आप लोग अपने आप इस लैंग्वेज को हटा लीजिए यहाँ से, एक्सपंज कर दीजिए सब। मैं नहीं चाहती कि इस तरीके की लैंग्वेज चर्चा में। मनोज जी सीधा सवाल सीधी बात ना, आप बहुत अच्छे से सर चल रहे थे, मैथिल जी के बोलने के बाद आप एकदम आप भी इंस्टिगेट हो गए, वो भी उसी तरीके से जवाब देंगे तो कैसे चर्चा होगी सर? इनको मैंने पूछा अबू आजमी पे क्या कार्रवाई करी, तो इन्होंने कुछ बोला क्या? इनसे पूछिए ना, अबू आजमी ने जब अपमान किया हिंदुओं की माओ के दूध का, तो इन्होंने क्या करा? इनसे पूछिए ना। कथक कर रहे हो क्या? जाने के यहाँ पर डमचिक कर रहे हो? नहीं काहे मनोज यादव भाई यहाँ पर छम कर रहे हो? अरे यहाँ पर बैठकर घंटी मत हिलाओ। पहले ये बोलो कि तुमने क्या कार्रवाई करी? तुम्हारी पार्टी के नेता हिंदुओं की माओ के दूध का अपमान कर रहे थे और यहाँ बैठकर तुम संविधान की बात कर रहे हो। बैठूंगा तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठूंगा। तुम्हारी हैसियत क्या जो हमको रोक? मनोज जी प्लीज, मनोज जी बाकी जेल है तुम्हारी, तुम्हारा स्थान जेल है और बहुत जल्दी तुम जेल जाओगे। तुम्हारी गुंडाई को बाबा जी निकाल देंगे, तुम्हारी गुंडाई बाबा जी निकालेंगे और तरीके से निकालेंगे। मैथिल जी प्लीज, मैथिल जी प्लीज, मनोज जी बाकी पैनलिस्ट भी है। एक सेकंड मैथिल साहब बहुत आराम से कह रही हूँ प्लीज, बस प्लीज, मैं बहुत आराम से कह रही हूं। मनोज जी प्लीज, और बाकी पैनलिस्ट हैं सर, प्लीज थोड़ा तो ख्याल रखिए, कम से कम थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप लोग सब बहुत सीनियर्स हैं सर, प्लीज डोंट डू दिस। नहीं मनोज सर प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। हाफिज गुलाम सरवर आपके पास आते हुए, तब तक आप दोनों लोग थोड़ा ठंडा हो जाइए। गुलाम सरवर साहब आपके पास आते हुए, क्या ये हिंदू मुसलमान चुनावों के बीच में ऐसा लगता है कि क्या धर्म गुरुओं ने, मौलानाओं ने अपने हाथ में वोट कंट्रोल पकड़ लिया है वोट का? इधर उलेमा बोर्ड खत लिख देता है कि भाई ऐसा ऐसा कर लीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। इधर कुछ एनजीओज है पर्चा बांटते हैं, ये कर लीजिए। जिन्ना से कंपैरिजन होने लगा उलेमा बोर्ड की जो 14 सूत्रीय मांगे उससे, कि भाई जिन्ना ने भी वही मांग की थी, आज उलेमा बोर्ड भी वही कर रहा है। क्या मौलाना अपने हाथ में रिमोट लेकर बैठ गए क्या वोट का? वो तय करेंगे कि कौन किसको वोट देगा और किस आधार पर देगा? देखिए पूर्णिमा जी, भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो लोकसभा है या विधानसभा है, राज्य और राष्ट्र की तस्वीर तकदीर बनाने का अधिकार उसको है। धर्म गुरुओं का काम जो असल है, वो चाहे उलमा हो या हमारे संत हों, दोनों का काम असल में है संस्कार निर्माण का। लेकिन संस्कार निर्माण पर तो इन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। ये एक परंपरा रही है, ये आज नहीं है, जिसको आप लोग अलग अलग नामों से, कभी तुष्टीकरण, कभी कोई करण, आप नाम देते रहते हैं। लेकिन ये कौन सा अपीजमेंट है मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन एक परंपरा सी बन गई है। कई बार आप लोगों ने कहा फतवा जारी करते हैं, दरअसल फतवा नहीं, ये अपीलें करते हैं। इनके भक्त होते हैं, जैसे और गिरोह में आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं कराऊंगा, इनके मानने वाले अनुयायी कह लें अच्छे शब्दों में। तो इनको पता है कि मेरे अनुयायियों की इतनी संख्या है, उसकी कुल कीमत इतनी है। उसमें कीमत एमएलसी भी हो सकता है, राज्यसभा का सीट भी हो सकता है, या कुछ आर्थिक भी हो सकता है। नोमानी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं सारे धर्म गुरु को कह रहा हूं, मैं सारे धर्म गुरु को कह रहा हूं। नोमानी की बात कर रहे हैं? मैं नोमानी साहब हूं या कोई साहब हूं, जो सो कॉल्ड फतवा या जो उनके फॉलोअर्स है, क्या कह दिया उन्होंने कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे उनका क्या करेंगे, सोशल बॉयकॉट कर देंगे। कौन है भाई ये नोमानी? नहीं, तकरीरें सुनी आपने, कौन है? मैंने सुन रहा, मैं इनकी बात करिए ना। मैं आ रहा हूं पूर्णिमा जी, मैंने खूब सुनी है, उसको रिव्यू करके भी देखा हमने। मेरा ये कहना है कि किस आधार पर इस तरह के बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस को लाया जाए और भाजपा को हटाया जाए, उसकी कीमत ये चुकाई जाए कि पूरे गरीब मुसलमानों को उस आग में झोंक दिया जाए, नफरत की आग में। अगर दंगा आधार है तो भाजपा से कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अगर बेरोजगारी, अपीजमेंट और सताना, कटोरा पकड़ाना अगर आधार है तो कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ जुल्म हुए हैं। अब अगर कोई कांग्रेस का भक्त है या अनुयायी है, अभी मनोज जी भी शायद सुन रहे होंगे, इनकी पार्टी ने 18% मुसलमानों को
रिजर्वेशन देने का वायदा किया था पिछले इलेक्शन में 12 में कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। पहला सवाल, 18% शब्द गैर कानूनी थे, मुसलमानों को ये शब्द गैर कानूनी है, और अगर गैर कानूनी था तो आपने किया क्यों? और मौलानाओं ने सहमति भी जता दी, इनकी सरकार भी बन गई। क्या वो 18% में 8% भी मिला? क्या नहीं मिला? तो ये हरकत कांग्रेस भी कर रही है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी। दंगे में पूरी हिस्ट्री है, पूरे भारत का कोई कोना छोड़ा नहीं गया जहां मुसलमानों को काटा पीटा नहीं गया, लूटा नहीं गया। तो इसलिए मैं इन मौलानाओं से कहता हूं कि मोदी विरोध का कोई आधार तो बनाइए सही सा। अगर दंगा आधार है तो बिल्कुल मैं नकारता हूं, यह आधार नहीं चलेगा। और अगर बेरोजगारी का आप कहते हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी पहले ही ना मिली हमें अब किस उम्मीद से आप नौकरी मांग रहे हैं जहां आपने वोट ही नहीं दिया। तीसरी बात कि कोई भी आलिम कितना बड़ा संगठन क्यों ना चलाए, उसका काम है दीन का तबलीग करना, ठीक है, इस्लाम की बात बताना, माँ बाप के साथ क्या सलूक होगा, पड़ोसी के साथ क्या सलूक होगा, इस मुल्क में आम इंसानों के साथ क्या सलूक होगा, ये बताना, लेन देन कैसा होगा, मामला कैसा होगा। लेकिन आप वोट की पॉलिटिक्स करेंगे कि वोट किसको, वोट आप मुसलमानों का वोट बेचेंगे, ये राइट किसी मौलाना को नहीं है। वो कौन होते हैं ऐलान करने वाले कि गुलाम सरवर अगर वोट नहीं देगा तो सोशल बाइकआउट कर देंगे?